मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक बड़े सरकारी अस्पताल में पिछले 12 सालों से कैशियर की नौकरी कर रहा हूँ। यहाँ रोज सैकड़ों लोग आते हैं। हर किसी के चेहरे पर परेशानी और दुख की छाप होती है। मैं इन सब चीज़ों का आदी हो चुका था, लेकिन उस शाम जो हुआ वो मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख गया। शाम के 8 बज चुके थे। मेरा काम का समय खत्म हो गया था। मैंने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया था और कैश ड्रॉअर में ताला लगा दिया था। मैं अपनी कुर्सी से उठने ही वाला था कि शीशे की खिड़की पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। मैंने झुंझलाकर देखा, क्योंकि रोज ऐसा ही होता था। समय खत्म होने के बाद भी लोग आते रहते थे। एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उनकी उम्र शायद 70-75 साल के आसपास होगी। वो बुरी तरह हाँप रही थी, जैसे बहुत दूर से दौड़कर आई हूं। उनकी साड़ी का पल्लू आंसुओं से भीगा हुआ था। उनके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि उनमें पकड़ी हुई पर्ची भी हिल रही थी। उनके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। बेटा, उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, ये दवाई की पर्ची है, बस ये आखिरी है, इसे जमा कर लो प्लीज़। मैंने उतनी नरमी से जितनी हो सकती थी कहा, माताजी, अब समय खत्म हो गया है, सिस्टम बंद हो चुका है, अब कल सुबह 9 बजे आ जाइएगा। मैं रोज़ाना ये बात न जाने कितने लोगों से कहता था। ये मेरी नौकरी का हिस्सा था। नियम तो नियम होते हैं, और मैं भी नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता था। मेरी बात सुनकर वो महिला एकदम से कांप गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों हाथों से शीशे को पकड़ लिया। नहीं बेटा, वो रोने लगी, भगवान के लिए मेरा काम कर दो, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा पोता मर जाएगा, उसको सांस नहीं आ रही। डॉक्टर ने कहा है कि ये इंजेक्शन फौरन लगाना ज़रूरी है। इतना कहकर उनकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। मैंने अपने पूरे करियर में लोगों को रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखा था, लेकिन इस बुजुर्ग महिला की चीख में कुछ अलग ही था। ये मौत का डर था। माताजी, मैंने सख्ती से कहने की कोशिश की, प्लीज़ यहाँ नाटक मत कीजिए, सबका समय खत्म हो गया है, आप सुबह आ जाइए। मेरी बात अधूरी रह गई, क्योंकि जब उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो काउंटर की रोशनी सीधे उनके चेहरे पर पड़ी। मेरा दिल धक से रह गया। समय जैसे थम गया। अस्पताल का शोर, उनका रोना, सब कुछ बंद हो गया। मेरे गले में कांटे चुभने लगे। उनके चेहरे में एक अनजानी सी पहचान थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इन्हें पहले कहीं देख चुका हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता था? मैं इस शहर में नया था, मेरा यहाँ कोई पुराना रिश्ता नहीं था। फिर भी उनकी वो आंखें, डर और आंसुओं से भरी हुई आंखें, किसी पुराने जख्म को कुरेद रही थी, जैसे कोई भूली हुई पुकार मेरे कानों में दोबारा गूंज उठी हो। मैंने खुद पर काबू रखते हुए एक बार फिर उनकी तरफ ध्यान से देखा। उनके गालों पर पड़ी झुर्रियां, उनके होठों का कांपना और उनकी आंखों में वो तकलीफ, ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ इत्तेफाक है। लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। पसीने की एक ठंडी बूंद मेरे माथे से गर्दन तक उतर आई। मेरा वो पुराना समय, मेरा वो अतीत जिसे मैं बहुत पीछे छोड़ आया था, वो आज इस अजनबी बुजुर्ग महिला के चेहरे में क्यों नजर आ रहा था? ये वही महिला थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि ये वही महिला थी जिसने बरसों पहले एक तूफानी रात में एक 15 साल के अनाथ भूखे लड़के को कुछ दिया था। मैं उस महिला का झुर्रियों वाला चेहरा देखकर अपने अतीत के उस अंधेरे भरे लम्हे में खो गया, जब बरसात की उस रात हमारी पहली मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वो शाम मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बारिश किसी बदले की तरह बरस रही थी। हर बूंद मेरे शरीर पर कोड़े की तरह लग रही थी। मैं कंधे पर अपना छोटा सा फटा बैग लटकाए एक ऐसी जगह की तरफ जा रहा था जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता था। बस मेरे कदम बढ़ते जा रहे थे। बैग में मेरा पूरा संसार था। कुछ कपड़े, कुछ फटी किताबें, मरे हुए पिताजी की एक टूटी घड़ी और माँ की एक धुंधली तस्वीर। लेकिन उस समय इस बैग से ज्यादा भारी वो शब्द थे जो मेरी चाची ने मुझ पर फेंके थे। निकल जा मेरे घर से, दफा हो जा यहाँ से। कितना पालूं मैं तुझे? तेरे माता पिता खुद तो मर गए और तुझ जैसी मुसीबत को मेरे गले में डालकर चले गए। उनके शब्द बारिश के शोर से भी तेज थे। मुझे घर से निकाल दिया गया था। अनाथ था, बेसहारा था और अब सचमुच सड़क पर आ गया था। मैं कई घंटों से चल रहा था। मेरे आंसू बारिश के पानी में घुल मिल गए थे। अब सिर्फ एक ठंडक थी जो मेरी हड्डियों में उतर रही थी। मेरे जूते पानी से भर चुके थे। भूख मेरे पेट को अंदर से नोच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंतें एक दूसरे को खा रही हों। मैंने सुबह से एक निवाला तक नहीं खाया था। चाची ने नाश्ता भी नहीं दिया था। शहर की रोशनियां धुंधली लग रही थी। लोग अपने घरों में थे। किसी को इस 15 साल के लड़के की परवाह नहीं थी जो इस तूफान में अकेला था। मेरे दिमाग में कोई सोच नहीं थी।
मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा? ये सवाल इतने बड़े थे कि मेरा छोटा दिमाग उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। तभी इस भीगी ठंडी शाम में एक खुशबू मेरी नाक से टकराई। ये खुशबू गर्म थी, मसालेदार थी, बेसन, घी और आलू की मिली-जुली महक। मेरे कदम एक छोटी सी पुरानी दुकान के सामने रुक गए। टीन की छत के नीचे प्लास्टिक की एक पुरानी शीट बारिश से बचाव के लिए लगाई गई थी। इस शीट के नीचे एक टिमटिमाती गैस की रोशनी में एक महिला बैठी थी। उनकी उम्र 40-45 साल के आसपास होगी। चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक नरमी थी। वो एक बड़ी कढ़ाई के सामने बैठी थी जिसमें सुनहरे समोसे तल रहे थे। मैं वहीं जम गया। मेरी नजरें इन गर्मा-गर्म समोसों पर टिक गईं। इनकी खुशबू मेरी भूख को पागल कर रही थी। मैंने अपनी गीली जेब में हाथ डाला। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ गीला कपड़ा, और फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये एहसास भूख से भी ज्यादा तकलीफ दे गया। मैं एक समोसा भी नहीं खरीद सकता था। शर्मिंदगी और लाचारी की एक लहर मेरे शरीर पर छा गई। मैं इन समोसों को, इस महिला को और नहीं देख सकता था। ये सब मेरे लिए नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली और वहां से मुड़ने लगा। मैंने सोचा, बेहतर होगा इसी बारिश में गुम हो जाऊं। शायद ठंड से ही मर जाऊंगा। कम से कम भूख की तकलीफ तो खत्म हो जाएगी। मैंने पहला कदम उठाया ही था कि मुझे बारिश के शोर को चीरती हुई एक आवाज सुनाई दी। ए लड़के! आवाज भारी थी, लेकिन इसमें गुस्सा नहीं था। मैं ठिठक गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या इस महिला ने मुझे देख लिया था? क्या वो मुझे भिखारी समझकर चिल्लाएगी? डर की एक लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मैंने धीरे से पलटकर देखा। वो महिला अभी भी वहीं बैठी थी, लेकिन उनका हाथ कढ़ाई से रुक गया था। वो मुझे ही देख रही थी। हम दोनों की नजरें बारिश के पर्दे के पार टकराईं। ये एक खास लम्हा था। उनकी आंखों में न गुस्सा था, न मेरी बेइज्जती करने का इरादा था, और न ही वो तरस भरी हमदर्दी थी जो अनाथों को मिलती है। उनकी आंखों में बस एक पहचान थी। उन्होंने एक ही नज़र में मेरी हालत को भांप लिया था। उन्होंने मेरे गीले कपड़ों, भीगे बालों, डरी हुई आंखों और समोसों को देखते मेरे चेहरे के पीछे छुपी भूख को पढ़ लिया था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक पूरी अजनबी महिला का मेरी आत्मा में झांक लेना मुझे हिला गया था। मुझे लगा जैसे मैं नंगा खड़ा हूँ। उसी लम्हे मुझे चाची से ज्यादा वो महिला अपनी लगी। मुझे ख्याल आया कि अगर मेरी माँ आज होती तो वो भी मुझे ऐसे ही देखती। वो महिला जिसका नाम तक मैं नहीं जानता था, उन्होंने मुझे देखा था। उन्होंने मेरी भूख को पहचान लिया था। शायद उन्हें मुझ पर तरस आ गया था। मैं वहीं कांपता रहा, बारिश से नहीं, बल्कि एक ऐसे जज्बात की लहर से जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उन्होंने कढ़ाई से एक समोसा निकालकर कागज पर रखा। उनकी आंखों में नरमी वैसी ही रही। उन्होंने अपनी जगह से उठे बिना नरमी से सिर हिलाया और कहा, इधर आओ बेटा। उनकी आवाज़ में एक ऐसी नरमी थी जिसकी मुझे आदत नहीं थी। न मेरी माँ थी, न कोई बहन जो मुझे प्यार से पुकार सकती। एक चाची ही थीं जिन्होंने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। इसलिए इस महिला के प्यार भरे शब्द पर मैं दंग रह गया। मैं जो दुनिया की हर ठोकर खाने के लिए तैयार था, वो इस एक पुकार पर पिघल गया। मेरे कदम जो बारिश, ठंड और मायूसी से भारी हो चुके थे, खुद ब खुद उस महिला की तरफ बढ़ने लगे। मेरा पूरा शरीर बारिश के पानी से भीगा था। मैं ठंड से कांप रहा था और ठिठुरता हुआ अपने गीले कपड़ों से पानी टपकाता हुआ उस टीन की छत के नीचे पहुंच गया। मैंने नज़रें झुका रखी थीं। मैं खुद को एक मुजरिम की तरह महसूस कर रहा था, हालांकि मेरा जुर्म सिर्फ भूख था। उस महिला ने मुझे अपने करीब बुलाकर सबसे पहले मोहब्बत से मेरे सिर पर हाथ रखा और अखबार में लिपटा वो गर्मा-गर्म समोसा मेरी तरफ बढ़ाया। उनके होठों पर मुस्कान थी। उसकी गर्मी मेरी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों से टकराई। यह एहसास, ये गर्मी किसी एहसान से कम नहीं थी। मैंने समोसा पकड़ तो लिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उसे मुंह तक ले जाऊं। एक और एहसास था जो मेरी भूख पर सवार हो रहा था, शर्मिंदगी। मैं भूखा जरूर था, लेकिन भिखारी नहीं था। मेरी माँ ने मरते समय कहा था कि बेटा, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, चाहे तुम्हारे लिए कैसा भी समय हो, अपने बलबूते पर कायम रहना। मैंने हिम्मत जमाकर उस महिला की आंखों में देखा और अपनी कांपती आवाज़ में कहा, मेरे पास, आंटी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये कहते हुए मैंने वो समोसा उनकी तरफ वापस बढ़ा दिया और कहा, मैं ये समोसा नहीं खा सकता। मुझे लगा मेरी बात सुनकर वो गुस्से से चिल्लाएंगी कि मुझे भिखारी कहकर डांटेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह चाची ने धक्का देकर कहा था कि दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो महिला मुस्कुराई। ये एक थकी हुई मुस्कान थी, लेकिन दुनिया की सबसे सच्ची मुस्कान थी। उस महिला की आंखों की नरमी गहरी हो गई। बेटा,
क्या तुम्हारी खुददारी तुम्हारी भूख से बड़ी है? उस महिला ने इतने सरल शब्दों में इतनी गहरी बात कह दी कि मैं दंग रह गया। उन्होंने मेरे हाथ को, जिसमें समोसा था, नरमी से वापस मेरी तरफ धकेल दिया और कहा, बेटा इसे खा लो, भूखे पेट खुददारी भी नहीं निभाई जाती। मैं फिर भी हिचकिचा रहा था। मेरी आंखों में आंसू और बारिश का पानी घुल मिल गए थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम पैसों की फिक्र मत करो, ये खा लो, और अगर और समोसा चाहिए तो और ले लेना, लेकिन भूखे मत रहो, तुम्हारे चेहरे से भूख साफ झलक रही है। उनकी बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। वो जैसे मेरे दिल को पढ़ रही थी। वो बोली, समझ लो ये तुम्हारे लिए उधार है। मैं तो कहती हूँ ऊपर वाला तुम्हें बहुत कामयाब करे। जब कभी तुम बड़े आदमी बन जाओ या कभी मैं मुश्किल में हूँ तो तुम मेरा कोई काम कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी और मैं जानता था कि वो ये सब मेरा बिल रखने के लिए ही कह रही थी। उनके शब्दों ने मुझे भिखारी होने की बेइज्जती से बचा लिया था। उन्होंने मुझे खरीदार का रुतबा दे दिया था और भुगतान को भविष्य के किसी नामालूम दिन पर डाल दिया था। मैं उनसे और इनकार नहीं कर सका। फिर मैं वहीं दुकान के एक कोने में छत के नीचे दुबक कर बैठ गया। मैंने समोसे का पहला निवाला तोड़ा। जैसे ही वो गरम निवाला मेरे गले से उतरा, मुझे लगा जैसे मेरे अंदर जिंदगी वापस लौट आई है। वो सिर्फ आलू और मैदा का नहीं था, वो हमदर्दी का था, वो इज्जत का था। बाहर बारिश ने तूफान मचा रखा था, लेकिन इस टीन की छत के नीचे इस महिला की मौजूदगी में मैं दुनिया के सबसे सुरक्षित कोने में था। मैंने जल्दी जल्दी वो समोसा ख़त्म किया। मेरे अंदर थोड़ी ताकत वापस आ गई, भूख को थोड़ा सुकून मिल गया, लेकिन अब मुझे थोड़ी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मैंने उनका शुक्रिया अदा किए बिना ही उठने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं उनकी मेहरबानी का बोझ अब और नहीं उठा सकता था। मैं उठा और अपना भीगा बैग कंधे पर डाला और बारिश में वापस कदम रखने ही वाला था। कहाँ जाओगे बेटा इस तूफान में? फिर से आवाज़ गूंजी तो मैं रुक गया। मैंने पीछे पलट कर देखा। ये सवाल तो मेरी आंखों में भी था कि मैं कहाँ जाऊँगा। ये तो मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं खामोश खड़ा रहा। उन्होंने फिर कहा, बताओ बेटा, तुम कहाँ जाओगे, सड़क पर या किसी पुल के नीचे? इस बारिश में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम बीमार पड़ जाओगे। इस बार उनके शब्दों में फिक्र थी। उन्होंने कहा, रात बढ़ रही है बेटा, तुम्हें एक गर्म बिस्तर की, एक छत की ज़रूरत होगी। मैं खामोश खड़ा उन्हें देखता रहा। वो आखिर कहना क्या चाह रही थी? उन्होंने कहा, देखो बेटा। उन्होंने अपनी दुकान के पिछले हिस्से की तरफ इशारा किया, जहां एक पुराना लकड़ी का पलंग पड़ा था और कुछ बोरियां भी रखी थीं। उन्होंने कहा, बेटा मैं अब दुकान बंद करके यहाँ से जा रही हूँ। ये जगह रात को खाली होती है, अगर तुम चाहो तो यहाँ सो सकते हो और बारिश से भी सुरक्षित रहोगे। उनकी बात सुनकर मेरा दिमाग खामोश हो गया। एक अजनबी महिला ने मुझे अपनी दुकान, अपना कारोबार, अपना सब कुछ मुझे सौंप रही थी। मैं सोच रहा था, मैं एक 15 साल का आवारा लड़का, ये दुनिया इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी? मेरी चाची, जो मेरी सगी थी, उन्होंने तो मुझे अपने घर से ही निकाल दिया था। और ये महिला, मैंने शक की नज़र से उन्हें देखा। ये कोई चाल थी, क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं चलती। मैंने वो कहा जो मेरे अंदर का टूटा बच्चा सोच रहा था। मैंने कहा, आंटी आप मुझ पर इतना विश्वास क्यों कर रही हो? अगर मैंने आपके बक्से से पैसे चुरा लिए तो? अगर मैं भाग गया तो? मैंने उन्हें जांचना चाहा। मुझे देखना था कि इस मेहरबानी की कीमत आखिर क्या है। मेरी बात सुनकर वो हंस दी। उनकी हंसी भी बारिश की तरह साफ और खरी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, चुरा लेना। उन्होंने इतने सुकून से कहा कि मैं दंग रह गया। दोबारा बोली, ठीक है ना, कोई बात नहीं, चुरा लेना। अगर वो कुछ 100 रुपये तुम्हें एक सुरक्षित छत दे सकते हैं तो तुम चुरा लेना। अगर वो तुम्हें इस तूफानी रात में सड़क पर फिरने से बचा सकते हैं तो मुझे खुशी होगी बेटा, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा नुकसान एक अनाथ के काम आ जाएगा। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखा और कढ़ाई को ढक दिया और अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। वो जाने लगी और जाते हुए बोली कि बेटा दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा लेना, मैं जा रही हूँ, और हाँ, मैं सुबह खुद दरवाज़ा खटखटा दूंगी। ये बोलकर वो चली गई। उन्होंने एक बार भी पलटकर नहीं देखा और मैं सोच रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। वो मुझे मेरी खुददारी, मेरी भूख और मेरे शक के साथ इस छोटी दुकान में अकेला छोड़कर चली गई थी। मैं वहीं खड़ा रह गया। बारिश का शोर अभी भी था, लेकिन मेरे अंदर का तूफान थम गया था। इस महिला ने सिर्फ मुझे समोसा और छत नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने मुझे वो चीज़ दी थी जो चाची ने मुझसे छीन ली थी। वो था भरोसा। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। मैंने कांपते हाथों से दुकान के पुराने दरवाजे की कुंडी लगा ली और इस लकड़ी के पलंग पर जाकर लेट गया। वो मेरी जिंदगी की सबसे सुकूनदायक नींद थी।
उस रात के बाद सुबह की पहली किरण इस पुरानी दुकान की दरारों से अंदर आई तो मैं जाग गया। मैं इस लकड़ी के पलंग पर सोया नहीं था, मैंने तो बस उस भरोसे की गर्मी में पनाह ली थी। सुबह जब उस महिला ने आकर दरवाज़ा खटखटाया और मैंने कुंडी खोली तो उनकी आंखों में एक पल के लिए भी डर या शक नहीं था। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं हमेशा से वहीं रहता था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उठ गए बेटा, नींद कैसी आई? और जल्दी से हाथ मुंह धो लो, चलो दोनों साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। उनके नरम शब्द सुनकर मैं दंग रह गया। ये वो लम्हा था जब मेरी जिंदगी का रास्ता बदल गया। वो एक रात की पनाह नहीं थी, वो एक भविष्य का ठिकाना बन गई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। मैं अब सड़क पर भटकने वाला अनाथ लड़का नहीं था, मैं इस माताजी की दुकान का अर्जुन था जिन्होंने मुझे सहारा दिया था। मैंने कब इस महिला को अपनी माताजी कहना शुरू किया मुझे याद नहीं, लेकिन ये शब्द मेरे मुंह से ऐसे निकले जैसे हमेशा से वो मेरी माताजी ही थीं। माताजी ने मुझे कभी बैठकर खाने को नहीं कहा, उन्होंने मुझे काम सिखाया। पहले मैं सिर्फ दुकान का काम करता था, बर्तन धोता था, सफाई करता था, मैदा गूंथना, आलू उबालना, मसाले बनाना सीखा। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे कढ़ाई के पास बैठा दिया और कहा, देखो बेटा, ध्यान से काम करना, तेल बहुत गर्म है। मैं उनकी दुकान का रखवाला बन गया। उनका भी इस दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं था, बस उनका एक बेटा था। जिस तरह से मैं अकेला था, वो भी अकेली थी, और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। वो जो पहले सारा दिन अपनी दुकान में बैठी रहती थी, अब दोपहर में घर चली जाती थीं, आराम करती थीं या अपने दूसरे काम करती थीं, और उनकी जगह मैं दुकान चलाता था। मैं समोसे बनाता था, ग्राहक को समोसे बेचता था, और सबसे बढ़कर मैं इस कैश बॉक्स की हिफाजत करता था। ये अब सिर्फ पैसों का डिब्बा नहीं था, ये मेरे लिए माताजी के भरोसे की निशानी थी। मैं उन पर किसी की बुरी नज़र भी नहीं डालने देता था। मैं खुद भी उनकी बहुत इज्जत करता था, बहुत मोहब्बत करता था। हमारा रिश्ता बहुत अजीब था। ये माँ बेटे का तो नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा खून अलग है। ये मालिक और नौकर का भी रिश्ता नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी तनख्वाह नहीं दी, बस मेरी हर ज़रूरत पूरी की। रोटी, कपड़ा और छत, मुझे वो सब कुछ दिया। ये इससे भी गहरा रिश्ता था। ये इंसानी हमदर्दी और बेपनाह मोहब्बत का रिश्ता था। वो मुझ पर आंखें बंद करके विश्वास करती थी। वो मुझे हज़ारों रुपए का हिसाब दिए बिना चली जाती थी, और शाम को आकर कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि कितने पैसे बने हैं या कितने खर्च हुए हैं। वो तो बस मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती थी और कहती थी, बेटा, थक गए होगे, चलो खाना खा लो। और वो हमेशा मेरे साथ ही खाना खाती थीं। उनका ये भरोसा मेरे कंधों पर बोझ था, लेकिन एक मीठा बोझ था जिसे उठाकर मुझे गर्व महसूस होता था। उनके इस भरोसे ने मुझे एक 15 साल के लड़के से एक जिम्मेदार जवान लड़का बना दिया। लेकिन ये साफ रिश्ता दुनिया की नज़रों में हमेशा खटकता था, खासकर एक इंसान की नज़र में। माताजी का एक बेटा था राजीव। राजीव एक बैंक में काम करता था। वो महीने में सिर्फ 2-4 बार ही दुकान पर आता था। साफ सुथरे और प्रेस किए कपड़ों में शामिल होता था, जूते की पॉलिश चमकती थी, और उसके चेहरे पर एक स्थायी घमंड था। वो मुझे उन नज़रों से देखता था जैसे मैं कोई गंदगी हूँ जिसे उसकी माँ ने अपनी दुकान में पाल रखा है। उसे मुझसे नहीं, अपनी माँ के अंधे विश्वास से चिढ़ थी। एक शाम माताजी किसी काम से बाहर गई हुई थी और दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी थी। मैं तेज़ी से समोसे तल रहा था और पैसे कैश बॉक्स में डाल रहा था। तभी राजीव वहां आ गया। वो खामोशी से मुझे काम करते देखता रहा, उसकी आंखें सिकुड़ रही थीं। जैसे ही भीड़ थोड़ी कम हुई, वो मेरे पास आया और बोला, मेरी मम्मी कहाँ है? उसने गुस्से भरे शब्दों में पूछा। मैंने कहा, माताजी तो किसी काम से गई हुई हैं। जवाब देकर मैंने नज़र झुका ली, क्योंकि वो उम्र में मुझसे 2 साल बड़ा था। उसने कहा, और वो अपना ये कैश बॉक्स तुम्हारे हवाले कर गई? उसकी आवाज़ में ताना था। मैं उसकी बात पर खामोश रहा। इसी समय माताजी वापस आ गईं और राजीव मुझे छोड़कर सीधा अपनी माँ की तरफ लपका। मम्मी? वो लगभग चीखने लगा, और मैंने देखा कि माताजी उसके गुस्से से डर गईं। उसने कहा, आपको होश है कि आप क्या कर रही हैं? ये गली का आवारा लड़का, आप इसके भरोसे लाखों रुपए का माल और सारा कैश छोड़कर कैसे चली जाती हैं? बस, जितनी मदद करनी थी आपने इसकी कर दी है। अब बहुत साल हो गए, मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आपको इस पर और विश्वास नहीं करना चाहिए। माताजी ने पहले मुझे देखा, फिर राजीव को देखा, फिर वो बोली, राजीव बेटा, धीरे से बोलो, लोग सुन रहे हैं। उसने चिल्लाते हुए कहा, तो सुनने दो लोगों को। राजीव का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो बोला, मैं ये कह रहा हूँ, आपका ये अंधा भरोसा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक दिन आप बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। ये लड़का जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसका कोई पता नहीं, बचपन से लेकर अब तक आपने इसका ख्याल रखा, कल को अगर हमारा सब कुछ लेकर ये भाग गया तो आप सड़क पर आ जाओगी। आपको मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तो आपकी फिक्र है ना। मेरे कानों में जैसे पिघला शीशा उतर रहा था। हर शब्द एक तीर की तरह मेरे दिल पर लग रहा था। गली का लड़का भाग गया, मैं वहीं जमकर खड़ा रह गया।
माताजी ने एक गहरी सांस ली। वो अपने बेटे राजीव के करीब आईं और उसके कंधे पर हाथ रखा। उनके शब्दों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ ममता भरी थकन थी। उन्होंने धीमे से कहा, राजीव बेटा, तुम बैंक में नौकरी करते हो, तुम पैसों को समझते हो। मैं एक अनपढ़ औरत हूँ, इसलिए मैं इंसानों को समझती हूँ। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया और बोली, इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। एक विश्वास ही तो है जो इंसान को इंसान बनाता है। मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगी तो ये कभी एक अच्छा इंसान कैसे बनेगा। राजीव ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह मम्मी वाह, मुझे तो ये एक नंबर का चोर लगता है। मुझे तो ये पहले से ही पसंद नहीं है और आप इस चोर के लिए मुझसे बहस कर रही हैं। ठीक है, जब ये आपको लूट कर भागे तो मेरे पास मत आना। इतना कहकर वो गुस्से में पैर मारता हुआ वहां से चला गया। दुकान में एक लंबी तकलीफ वाली खामोशी छा गई। मेरे आंसू मेरे गालों पर बह रही थे। मैं आज फिर से खुद को अनाथ महसूस कर रहा था। मैंने अपना बैग उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, क्योंकि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता था। कहाँ जा रहे हो बेटा? माताजी की आवाज आई, वही आवाज जो उस बारिश की रात भी आई थी। मैंने पीछे पलटकर देखा और कहा, माताजी, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, क्यों? कहाँ जाओगे तुम और क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, ये तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन मैं चोर हूँ, गली का लड़का हूँ। माताजी मेरे पास आईं। उन्होंने अपने झुर्रियों वाले हाथों से मेरे आंसू साफ किए और बोली, बेटा, वो गुस्से में था, लेकिन तुम जानते हो ना कि तुम क्या हो। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे वापस कढ़ाई के पास लाकर बैठा दिया। बोली, बैठ जाओ, अपना काम संभालो। समोसे ठंडे हो रहे हैं और ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने राजीव के शब्दों पर मुझसे माफी भी मांगी और कहा, बेटा, राजीव की तरफ से मुझे माफ कर दो। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, बाकी कोई सफाई नहीं दी, और फिर वो बस मुझ पर विश्वास करना जारी रखती रहीं। उस दिन हमारा रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। मैंने जान लिया कि ये महिला सिर्फ मेहरबान नहीं, ये एक बहादुर महिला भी है। वो अपने ही बेटे के खिलाफ जाकर मुझ पर विश्वास करती आई थी और आगे भी कर रही थी। मैंने भी कसम खाई कि मर जाऊंगा, लेकिन माताजी का भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। राजीव के साथ इस झगड़े के बाद माताजी कुछ दिन उदास रहीं, लेकिन समय हर जख्म पर मरहम रख ही देता है। मेरा रिश्ता जो उस दिन टूटने के बजाय और भी गहरा हो गया था, अब एक नए रास्ते में दाखिल हो गया था। राजीव का दुकान पर आना जाना कम हो गया, लेकिन जब भी वो आता था उसकी आंखें मुझे एक संदेश देती थीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगा। मैं उन नज़रों को नज़रअंदाज करके अपने काम में लगा रहता था। मेरी दुनिया माताजी के विश्वास से शुरू होकर उसी दुकान पर खत्म हो जाती थी। मैंने इस छोटी दुकान को अपना घर बना लिया था। माताजी ने मुझे एक छोटा मोबाइल लेकर दे दिया था, मेरी जिंदगी की पहली निशानी, जिसमें सिर्फ एक ही नंबर सेव था, माताजी का। एक शाम कुछ ऐसा हुआ जब बुधवार की रात थी। दुकान बंद करने का समय हो गया था। माताजी आज बाकी दिनों से ज्यादा खामोश लग रही थीं। राजीव भी आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब परेशानी थी। उसके हाथ में काले रंग का चमकदार ब्रीफकेस था। वो सीधा माताजी के पास गया और बोला, मम्मी। इस दौरान उसने मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए कहा, मम्मी, मुझे सुबह एक डील के लिए दूसरे शहर जाना है। इसमें कुछ ज़रूरी दस्तावेज हैं और एक पार्टी की अमानत के पैसे भी हैं, लाखों रुपए हैं। मैं इतनी रात को लेकर घर नहीं जा सकता, सुबह मेरी फ्लाइट है। माताजी ने मेरी तरफ देखा। मैंने हमेशा की तरह नज़र झुका ली। माताजी ने पूछा, तो और? इतने में ही उसने कहा, मैं इसे यहाँ कैश बॉक्स के पास रख कर जाऊँगा। माताजी ने अपनी आदत के मुताबिक सिर हिला दिया और कहा, ठीक है बेटा, रख दो। अर्जुन है ना यहाँ पर, वो इसका ख्याल रखेगा। राजीव ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे एक अजीब चमक नजर आई। उसने कहा, ठीक है मम्मी, इस ब्रीफकेस का अर्जुन ही ख्याल रखेगा। उसने वो ब्रीफकेस काउंटर के नीचे मेरे पलंग के पास रख दिया और फिर वो चला गया। रात के समय माताजी भी चली गई। मैंने दुकान को अंदर से कुंडी लगा ली, जैसा कि मैं हर बार करता था। लेकिन आज की रात उस रात से भी ज्यादा भारी थी, जब मैं पहली बार यहाँ आया था। उस रात मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन आज मेरे पास माताजी का भरोसा था। वो ब्रीफकेस मेरे पास एक अमानत नहीं, बल्कि एक परीक्षा लग रहा था। मुझे नींद नहीं आई। मैं इस लकड़ी के पलंग पर करवटें बदलता रहा। मेरी नज़र इस काले ब्रीफकेस पर जमी थी, जिसमें लाखों रुपए थे। अगर कोई चोर आ गया तो, अगर दुकान का ताला टूट गया तो, राजीव सीधा मुझ पर इल्ज़ाम लगा देगा और माताजी बर्बाद हो जाएंगी। मेरा दिल इस जिम्मेदारी के बोझ से दबा जा रहा था। शायद रात के 2 बज रहे होंगे। गली में पूरी तरह सन्नाटा छाया था। अचानक मेरे तकिए के नीचे रखा मोबाइल बजने लगा। मेरा दिल गले में आ गया कि इतनी रात को किसने फ़ोन किया। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, राजीव भैया। मैंने फ़ौरन कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई,
अर्जुन! ये राजीव की आवाज़ नहीं थी बल्कि एक चीख थी। एक ऐसी आवाज़ थी जिसमें होशो हवास नहीं थे। वो हाँफ रहा था। उसने कहा, अर्जुन, मुसीबत हो गई, हम बर्बाद हो गए। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, जैसे मेरी नसों में खून जमकर रह गया। मैंने कांपते हुए कहा, क्या हो गया है राजीव भैया? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? माताजी? माताजी तो ठीक है ना? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? मैंने घबराते हुए पूछा। मेरी बात सुनकर वो जैसे रो पड़ा। उसने कहा, मेरी मम्मी को दिल का दौरा पड़ा है, मैं उन्हें अस्पताल लेकर आया हूँ। ये सुनकर जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, कैसी है माताजी और कहाँ पर है? राजीव ने कहा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं। वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था कि मम्मी का फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो पैसे, डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं अर्जुन, और मेरे पास तो अभी 1 रुपया भी नहीं है। सारे पैसे तो उस ब्रीफकेस में है। राजीव की बातें सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। माताजी, अस्पताल, ऑपरेशन और पैसे, ये सब सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। राजीव ने चीखते हुए कहा, तुम सुन रहे हो ना अर्जुन? वो ब्रीफकेस लेकर जैसे हो और जहां हो फौरन सिविल अस्पताल पहुंचो। इमरजेंसी वार्ड के बाहर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अर्जुन, जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है, मम्मी की जिंदगी का सवाल है। और फिर बस फोन बंद हो गया। एक पल के लिए भी मेरे दिमाग में कोई और ख्याल नहीं आया, न शक न सवाल, सिर्फ माताजी का चेहरा, कि मेरी माताजी तकलीफ में है। मैंने चप्पल भी ठीक से नहीं पहने। मैंने वो काले रंग का ब्रीफकेस उठाया और शटर बंद किया। बाहर का ताला खुला था, जिसकी चाबी माताजी ने मुझे दे दी थी, और फिर मैं भाग गया। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना तेज नहीं भागा था। सड़कें सुनसान थी और मेरे कदमों की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीर रही थी। ब्रीफकेस मेरे हाथ में एक बोझ की तरह झूल रहा था। मेरे फेफड़े फटने को थे, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक शब्द था, माताजी। कहीं माताजी को कुछ न हो जाए। मैं जल्दी जल्दी हाँफता हुआ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के चमकते दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। राजीव भैया, राजीव भैया, मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था। इमरजेंसी वार्ड में सुकून था। एक नर्स काउंटर पर झपकी ले रही थी, एक गार्ड कुर्सी पर सो रहा था। कोने में 2 मरीज थे। कहीं कोई अफरा तफरी नहीं थी, कोई राजीव नहीं था, कोई माताजी नहीं थी। राजीव, मैं फिर से जोर की आवाज में चीखा। नर्स ने झुंझलाकर मुझे देखा। उसने कहा, किसको ढूंढ रहे हो और शोर क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, वो मेरी माताजी यहाँ भर्ती हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, उनका ऑपरेशन है ना। नर्स ने रजिस्टर देखा और बोली, आज रात दिल के दौरे का कोई भी मरीज यहाँ नहीं आया। नाम क्या है मरीज का? नाम तो मुझे आज तक माताजी का नहीं पता था। मेरा दिल टूटने लगा। माताजी का पूरा नाम तक नहीं पता था। मैं उन्हें सिर्फ माताजी ही कहता था। एक ठंडी डरावनी लहर मेरी रीढ़ में उतर गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं परेशानी में बाहर आया। राजीव भैया, शायद वो बाहर हूँ, लेकिन बाहर तो एक पुलिस की लाल बत्ती वाली गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। उसमें से 2 पुलिस वाले हाथ में डंडा लेकर बाहर कूदे। उनमें से एक मेरी तरफ इशारा करके चीखा, यही है वो ब्रीफकेस वाला चोर, पकड़ लो इसे। मुझे ये सुनकर मेरा दिमाग ही घूम गया। ब्रीफकेस? अस्पताल में कोई नहीं था और ये पुलिस वाले बिल्कुल सही समय पर पहुंचे। पुलिस? इसका मतलब ये एक जाल था। ये सब कुछ राजीव का किया हुआ था। मेरे अंदर सड़कों पर पला बड़ा अनाथ लड़का एकदम से जाग उठा। मैंने सोचने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैं पलटा और गलियों की तरफ भाग गया। रुको चोर, रुको! पुलिस वाले चिल्ला रहे थे। पीछे से आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं लगातार भागता रहा। ब्रीफकेस मेरे हाथ में था। मैं उसे भी फेंक देना चाहता था। ये सबूत था, लेकिन मैं इसे नहीं फेंक सका। इसमें मेरी माताजी के पैसे थे, या जो भी था, ये माताजी की अमानत थी। मैं भागता रहा, रोता रहा, गलियों से होता हुआ वापस दुकान की तरफ आ गया कि शायद माताजी वहाँ हो। जब मैं अपनी गली में मुड़ा तो मेरा दिल गले में आ गया। दुकान वीरान थी। माताजी का कोई नामो निशान नहीं था। पता नहीं वो कहाँ चली गई थीं। राजीव उन्हें कहाँ ले गया था? क्या वो ठीक भी थीं, या क्या वो मेरी जुदाई के गम में? नहीं, वो मेरा गम क्यों करेंगी? उनके लिए तो मैं एक नमक हराम चोर लड़का था, जो उनकी सारी जमा पूंजी लेकर भाग गया था। ये सोच मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। इस दुनिया में मेरा इकलौता सहारा वो इंसान थी जिसने मुझ पर अपने सगे बेटे से भी ज्यादा विश्वास किया था। वो न जाने कहाँ चली गई थीं। मेरे पास अब रोने को आंसू भी नहीं बचे थे। 1 हफ्ता गुजर गया। मैं शारीरिक तौर पर थकान से और दिमागी तौर पर इस बोझ से टूट चुका था। आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये ब्रीफकेस फेंक दूंगा। ये सारे झगड़े की जड़ है। मुझे पैसों का लालच नहीं था। मुझे कभी लालच नहीं रहा। मुझे सिर्फ एक छत और वो भरोसा चाहिए था जो मुझसे छिन चुके थे। मैं शहर के बाहर बहने वाले गंदे नाले के किनारे खड़ा था।
ये आखिरी जगह थी जहां पुलिस मुझे तलाश करने आती। मैंने ब्रीफकेस को आखिरी बार देखा। यही वो कीमत थी जो मैंने एक माताजी की मेहरबानी के बदले में चुकाई थी। मेरा दिल किया कि इसे फेंकने से पहले एक बार इसे देखूं तो सही कि इसमें कितने पैसे थे, जिनके लिए राजीव ने अपनी माँ की ममता को भी दांव पर लगा दिया था। मैंने कांपते हाथों से ब्रीफकेस के ताले को खोला। क्लिक, क्लिक। ब्रीफकेस खुल गया। मैंने ढक्कन उठाया तो मैं दंग रह गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये ब्रीफकेस तो पूरी तरह खाली था, बल्कि इसमें कटे हुए पुराने अखबार के टुकड़े भरे थे। कुछ पुराने बेकार अखबार के कागज के बंडल थे। मैंने पागलों की तरह उन कागजों को बाहर निकालकर फेंक दिया। मैंने ब्रीफकेस को उल्टा करके झटका, लेकिन उसके अंदर एक भी रुपया नहीं था, एक सिक्का तक नहीं था। मेरा दिमाग दंग रह गया। मेरा सिर चकराने लगा। ये क्या था? फिर सारी कड़ियां मिल गईं। राजीव का प्लान, उसका परेशान होना, इस ब्रीफकेस को दुकान पर रखना, आधी रात को वो झूठी फोन करना और ठीक समय पर पुलिस का पहुंचना। उसे पैसों का खतरा मोल नहीं लेना था। उसने मुझसे जान छुड़ाने के लिए, मुझे माताजी की नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए गिराने के लिए ये सारा नाटक रचाया था। उसने खाली ब्रीफकेस को कैश से भरा बताकर माताजी के हवाले कर दिया था और फिर मुझे इस चोरी के इल्ज़ाम में फंसा दिया था। वो कितना शातिर इंसान था जो मुझे फंसाने के लिए इतनी बड़ी साजिश कर सकता था। वो जानता था कि इस विश्वास को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, और उसने बोल दिया था। उसने मुझे माताजी की नज़रों में ऐसा बना दिया था जिसने उनकी जिंदगी की सारी कमाई चुरा ली थी, जबकि हकीकत में मैंने तो कुछ भी नहीं चुराया था। मैं वहीं इस गंदे नाले के किनारे कीचड़ में घुटनों के बल पड़ा रहा। मेरे अंदर संयम के सारे बंधन टूट गए। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि मुझे फंसाया गया था, बल्कि मैं इसलिए रो रहा था कि माताजी, मेरी माताजी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। वो सोच रही होंगी कि जिस लड़के को उन्होंने बेटे से बढ़कर चाहा था, उसने उन्हें लूट लिया। राजीव जीत गया था। उसने मुझसे मेरा घर, मेरी इज्जत और मेरी माताजी सब कुछ छीन लिया था। वो एक इकलौता रिश्ता था जो मैंने इस दुनिया में बनाया था। वो भरोसे की सबसे मजबूत डोर थी जो राजीव ने एक झूठ से काट डाली थी। मैं उस दिन बहुत रोया था, इस अनाथ लड़के के लिए जो एक बार फिर से अनाथ हो गया था। और उसी लम्हे, उस बेहद दुख भरे लम्हे में मेरे अतीत का वो काला रास्ता बंद हो गया। वो खाली ब्रीफकेस, सब कुछ मेरे दिमाग के पर्दे पर बंद हो गया। मेरे कानों में गंदे नाले का शोर खत्म हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे गालों पर बहते वो गर्म आंसू सूख चुके थे। और फिर मैं उस शहर से भाग गया। दूसरे शहर जाकर ऊपर वाले ने मुझे धीरे धीरे तरक्की दे दी। मैं जो पहले से ही माताजी के कैश बॉक्स का हिसाब रखता था, मुझे पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन हिसाब किताब करना बहुत अच्छे से आता था। मैं एक अस्पताल के बाहर आकर बैठ गया। वहां मौजूद चौकीदार को मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई, तो उसने हमदर्दी में अस्पताल में मुझे ले जाकर कैश काउंटर की नौकरी दिलवा दी। मैं वहां रहकर इज्जत से कैश काउंटर की नौकरी करने लगा। और फिर इसी तरह समय गुजरता गया और पुरानी यादें मेरी आंखों से जाती रहीं। मैं वापस आ गया था। मैं अपने अस्पताल के कैश काउंटर के पीछे अपनी कुर्सी पर बैठा था। मेरे सामने वो शीशे की दीवार थी और उस दीवार के पार वो बुजुर्ग महिला खड़ी थी। वही झुके कंधे, वही कांपते हाथ, वही आंसुओं से भरी आंखें, वही चेहरा जिसने मुझे 20 साल पहले एक समोसा और भरोसा दिया था। मेरा भूला जख्म आज मेरे सामने खड़ा था, मुझसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा था। समय वहीं थम गया था। मैं अपनी कुर्सी पर जमी बर्फ की सील बन गया था। वो ठंडी ट्यूबलाइट, मेरे कंप्यूटर की धीमी होती स्क्रीन और इस शीशे के पार खड़ी वो महिला, मेरा बीता कल और मेरा आज एक ही सुई पर अटक कर रह गए थे। ये वही चेहरा था, वही आंखें थीं, जिन्होंने एक तूफानी रात में मेरी भूख को पहचान लिया था। ये वही ममता थी जिसने मुझे भरोसे की छत दी थी। लेकिन आज उन आंखों में 20 साल की थकन और एक नई दहशत थी। मेरा दिमाग चीख रहा था कि नियमों पर चलो, वो काउंटर बंद हो चुका है। लेकिन मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। वो 15 साल का अनाथ लड़का इस शीशे की दीवार को तोड़कर उनके कदमों में गिर जाना चाहता था।
मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने 10 सालों में कभी अपना कैबिन काउंटर बंद होने के बाद नहीं खोला था। आज मैंने ऐसा किया। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे का ताला घुमाया। शीशे का दरवाज़ा एक हल्की आवाज़ के साथ खुल गया। अस्पताल के कॉरिडोर की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। वो वही बुजुर्ग महिला, माताजी, मुझे अपने सामने खड़ा देखकर भी हैरान नहीं हुई। वो बस रोती रहीं। उनकी नज़रें विनती कर रही थीं और झुकी हुई थीं। मैं उनके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने उनके वो ठंडे कांपते झुर्रियों वाले हाथ उठाए और उन्हें अपनी आंखों से लगा लिए। मेरे अंदर 20 साल से कैद आंसुओं का तूफान टूट पड़ा। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकला, सिर्फ एक शब्द, एक सिसकी निकली, माताजी। ये एक शब्द नहीं था, ये मेरी 20 साल की तकलीफ थी, मेरी वफादारी की कसम थी और मेरी बेगुनाही की दुहाई थी। वो कांप गईं। उन्होंने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे पहचान लिया, लेकिन उनकी आंखों में ना गुस्सा था, ना नफरत थी और ना ही किसी चोर को देखने की नज़र थी। उनके फटे सूखे होठों पर एक हल्की दर्द भरी मुस्कान रेंग गई। ये वो मुस्कान थी जिसमें मोहब्बत की एक चमक थी, जैसे वो जानती थी कि मैं एक दिन उन्हें ज़रूर मिलूंगा। मैं हैरानी से गूंगा हो गया। माताजी को तो मुझ पर चीखना चाहिए था, उन्हें मुझ पर गुस्सा होना चाहिए था, कहना चाहिए था कि तू चोर है, आज तू मेरे हाथ लग गया। मगर उनका चेहरा, वो अभी भी वही मेहरबान चेहरा था, बस गम में डूबा था। उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, ना ये पूछा कि मैं कैसे यहाँ हूँ, ना उन्होंने उस ब्रीफकेस के बारे में पूछा कि ये ब्रीफकेस कहाँ है, ना ये पूछा कि मैं 20 साल तक कहाँ रहा, जैसे इन 20 सालों का कोई वजूद ही ना हो। उन्होंने बस अपना कांपता हाथ मेरे सिर पर रख दिया और उसे मजबूती से थाम लिया। बोली, चल बेटा। उनकी आवाज़ में सिर्फ एक विनती थी। वो मुझे उठाकर अपने साथ खींचने लगी। मैं एक रोबोट की तरह उनके पीछे चल पड़ा। वो मुझे कॉरिडोर से खींचती हुई एक दरवाजे तक ले गईं। बिस्तर पर एक इंसान लेटा था। उसका चेहरा सफ़ेद था और वो मुश्किल से सांस ले रहा था। ये राजीव था, वही घमंडी और सेहतमंद जो आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। वो नहीं बच रहा। माताजी फिर से टूट गईं। उसी लम्हे राजीव की आंखें हल्की खुलीं। उसकी नज़रें मुझ पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी आंखों में विश्वास नहीं आया, फिर डर, फिर परेशानी, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ उठाने की कोशिश की, जैसे मुझे बुला रहा हो। मैं धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उसके बिस्तर के पास गया। अर्जुन, उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। तुम आ गए। मैं खामोश खड़ा रहा। मेरे अंदर कोई जज्बा नहीं था, न नफरत थी, न हमदर्दी थी। उसने कहा, अर्जुन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें फंसाया था। वो ब्रीफकेस खाली था। मैंने पुलिस को खुद फ़ोन किया था। वो रो पड़ा। ये सुनकर माताजी के शरीर को एक जोरदार झटका लगा, जैसे ये बात वो भी आज पहली बार सुन रही हों। राजीव ने मेरी तरफ नहीं, बल्कि माताजी की तरफ देखा और कहा, मम्मी, मैंने ही आपको इसके खिलाफ भड़काया था। मैंने कहा था कि वो आपके लाखों रुपए लेकर भाग गया। राजीव की सांसें इतना कहकर उखड़ने लगीं। आगे उसने कहा, मगर मम्मी का दिल न जाने किस मिट्टी का बना था। ये मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करती थीं। ये पागलों की तरह तुम्हें ढूंढती रहीं। अर्जुन, राजीव ने मेरी तरफ देखा और बोला, तुम्हारे जाने के बाद ये रातों को रोती थीं, कहती थीं कि मेरा अर्जुन न जाने कहाँ खो गया, उसने खाना भी खाया होगा या नहीं। ये मुझे कहती थीं कि राजीव बेटा, अर्जुन चोर नहीं हो सकता, मेरा दिल नहीं मानता। लेकिन मैं मम्मी पर चीख पड़ता था, चिल्लाता था, मगर उनका भरोसा। इतना कहकर राजीव खामोश हो गया। राजीव ने एक लंबी तकलीफ वाली सांस ली। उसने कहा कि कई साल तक मम्मी तुम्हें नहीं भूली। मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा था। अपनी गलती का एहसास मुझे हो गया था। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। और आज देखो किस्मत ने हमें किस हाल में मिलाया। मैं मौत से लड़ रहा हूँ और मेरी जिंदगी की डोर शायद तुम्हारे हाथ में है। उसने अपना कमज़ोर हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, अर्जुन, मुझे माफ़ कर दो। राजीव की हालत देखकर मेरा सारा गुस्सा पिघलकर आंसू बन गया। ये वही इंसान था जो मेरी बर्बादी का जिम्मेदार था, लेकिन ये माताजी का बेटा था और उसने मुझे सच बता दिया था। माताजी ने कभी भी मुझ पर से अपना विश्वास नहीं उठाया था। मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसे गले से लगा लिया। मैंने कहा, राजीव, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर मैं रो पड़ा। मैंने कहा, माताजी, आपका भरोसा जीत गया।
मैंने राजीव को छोड़ा और भागकर अपने कैश काउंटर पर वापस आया। मैंने सिस्टम चालू किया, अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और एडवांस की सबसे बड़ी रकम जमा की। मैं जोर से चिल्लाया, डॉक्टर, इनका इलाज शुरू कर दीजिए, अभी। मैं वापस माताजी के पास आया ही था, वो अभी भी गुमसुम खड़ी थी। मैंने उनका हाथ फिर से अपने हाथ में ले लिया और कहा, माताजी, आपने उस रात कहा था ना कि कभी मेरा कोई काम कर देना। आज आपका मुझ पर कर्ज चुका दिया। माताजी ने मुझे रोते हुए देखा और अपने सीने से लगा लिया। 20 साल के बाद मुझे एक बार फिर से वो गर्मी, वो भरोसा मिल गया। वो अस्पताल की दीवारें नहीं थीं, वो मेरी माताजी का प्यार था। माताजी ने कहा, बेटा, राजीव ही कह रहा था कि भरोसे के रिश्ते कभी-कभी खून के रिश्तों से भी ज्यादा गहरे और सच्चे होते हैं। आज भी अस्पताल में राजीव भैया का इलाज हो रहा है, मगर डॉक्टर ने तसल्ली दिलाई है कि वो ठीक हो जाएंगे। मुझे अब माताजी के साथ साथ एक भाई का रिश्ता भी दोबारा मिल गया था। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। राजीव का ऑपरेशन सफल रहा और वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो मैं उसे और माताजी को अपने घर ले गया। हाँ, मेरा अपना छोटा सा घर था जो मैंने इन 12 सालों की मेहनत से बनाया था। माताजी ने मेरे घर में कदम रखते ही चारों तरफ देखा और मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया है अपने लिए, मुझे गर्व है तुम पर। उनके ये शब्द सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। ये वो आंसू नहीं थे जो दुख के थे, ये खुशी के आंसू थे। राजीव भी अब बदल गया था। उसने मुझसे बार बार माफ़ी मांगी। उसने कहा, अर्जुन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था। मैं जलन में अंधा हो गया था। मुझे लगता था कि मम्मी तुम्हें मुझसे ज्यादा चाहती है। मैं उस भरोसे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि भरोसा कोई बांटने की चीज़ नहीं है। ये तो बढ़ता है जब हम इसे किसी के साथ साझा करते हैं। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, राजीव भैया, बीती बातें बीत गईं, अब हम आगे की सोचते हैं। हम भाई हैं और हमेशा रहेंगे। उस दिन के बाद हम तीनों एक परिवार बन गए। माताजी अब मेरे घर में ही रहने लगी। राजीव भी अक्सर आता था। हमने मिलकर फिर से उस पुरानी दुकान को खोला। इस बार वो सिर्फ समोसे की दुकान नहीं थी, हमने उसे एक छोटे रेस्टोरेंट में बदल दिया। राजीव ने अपनी बचत से कुछ पैसे लगाए, मैंने भी अपनी कमाई से योगदान दिया और माताजी ने अपने अनुभव से हमें रास्ता दिखाया। दुकान फिर से चमकने लगी। अब वहाँ सिर्फ समोसे नहीं, बल्कि तरह तरह के खाने मिलते थे। लोग दूर दूर से आने लगे। माताजी की मेहनत और प्यार का स्वाद हर खाने में था। एक दिन माताजी ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोली, अर्जुन, तुम जानते हो, उस रात जब राजीव ने मुझे बताया था कि तुम लाखों रुपए लेकर भाग गए हो, तो मैंने एक पल के लिए भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने कहा, माताजी, लेकिन क्यों? आप तो अपने बेटे की बात पर विश्वास कर सकती थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें जानती थी। मैंने तुम्हारी आंखों में उस रात सच्चाई देखी थी, जब तुम पहली बार मेरी दुकान पर आए थे। तुम भूखे थे, अकेले थे, डरे हुए थे, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक ईमानदारी थी। तुमने समोसा वापस करने की कोशिश की थी क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। उस दिन मैंने जान लिया था कि ये लड़का कभी चोरी नहीं कर सकता। राजीव जब मुझे बार बार समझाता रहा तो मैंने उससे कहा कि बेटा, मैं नहीं मानती, अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। उसने मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ा। अगर वो गया है तो ज़रूर कोई वजह होगी। शायद वो डर गया होगा, शायद उसे लगा होगा कि मैं उस पर शक कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती थी कि वो दिन ज़रूर आएगा जब मेरा अर्जुन मुझे मिलेगा। और देखो, आज वो दिन आ गया। माताजी की बातें सुनकर मेरा गला भर आया। मैंने उनके पैर छुए और कहा, माताजी, आपने मुझ पर जो भरोसा किया वो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। आपने मुझे सिर्फ खाना और छत नहीं दी, आपने मुझे एक पहचान दी। आपने मुझे इंसान बनाया। अगर आप नहीं होती तो मैं आज कहाँ होता, ये सोचकर ही डर लगता है। आज कई साल बीत गए हैं उस घटना को। हमारा रेस्टोरेंट अब शहर का एक मशहूर नाम बन गया है। राजीव अब बैंक की नौकरी छोड़कर पूरा समय रेस्टोरेंट को देता है। हम दोनों मिलकर काम करते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर हमारी बहस भी हो जाती है, लेकिन फिर हम दोनों हंस देते हैं क्योंकि अब हम सच्चे भाई बन गए हैं। माताजी अब बूढ़ी हो गई हैं। वो ज्यादा काम नहीं कर पाती, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठकर हमें देखती रहती हैं। उनके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान होती है। कभी कभी कोई गरीब बच्चा रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर अंदर का खाना देखता है तो माताजी उसे अंदर बुला लेती हैं, उसे खाना खिलाती हैं और मुझे देखकर मुस्कुराती हैं। मैं समझ जाता हूँ कि वो क्या सोच रही हैं। वो उस बारिश की रात को याद कर रही हैं जब एक भूखा अनाथ लड़का उनकी दुकान के सामने खड़ा था।
मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी सीख ये मिली कि भरोसा इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। पैसा आता है और चला जाता है, रिश्ते टूटते हैं और बनते हैं, लेकिन भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। माताजी ने मुझ पर भरोसा किया और उस भरोसे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। उस एक समोसे ने, उस एक रात की छत ने और उस अटूट भरोसे ने मुझे एक इंसान बनाया। कभी कभी शाम को जब रेस्टोरेंट बंद हो जाता है तो हम तीनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। माताजी पुरानी बातें याद करती हैं, राजीव अपनी गलतियों का जिक्र करता है और मैं चुपचाप उन दोनों को देखता रहता हूँ। मेरे पास एक परिवार है, मेरे पास प्यार है, मेरे पास इज्जत है और सबसे बढ़कर मेरे पास वो भरोसा है जो माताजी ने मुझ पर किया था। ये भरोसा ही मेरी असली पहचान है, ये भरोसा ही मेरी ताकत है और ये भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी विरासत है जिसे मैं आगे बढ़ाऊंगा। जब भी कोई ज़रूरतमंद मेरे पास आता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ, बिना किसी शर्त के, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक छोटी सी मदद किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। जैसे माताजी ने एक समोसा देकर मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। आज जब मैं अस्पताल के कैश काउंटर पर बैठता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि समय के बाद भी अगर कोई ज़रूरतमंद आए तो उसकी मदद करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कभी मैं भी उसी जगह था, मुझे भी किसी की मदद की ज़रूरत थी और माताजी ने बिना कुछ सोचे मेरी मदद की थी। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो कभी अकेला था, टूटा हुआ था और जिसे किसी ने एक मौका दिया, एक भरोसा दिया और उस भरोसे ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। माताजी अक्सर कहती हैं कि बेटा, भरोसा करना सबसे बड़ा दान है। पैसा देना आसान है, लेकिन किसी पर भरोसा करना, खासकर तब जब दुनिया उस पर शक कर रही हो, ये सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा काम है। और मैं आज यही बात दूसरों को बताता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि कैसे एक औरत के भरोसे ने एक अनाथ लड़के को एक कामयाब इंसान बनाया। और लोग मेरी बात सुनकर प्रेरित होते हैं। कुछ लोग तो रोने लगते हैं, कुछ कहते हैं कि हम भी किसी की मदद करेंगे। और बस यही तो मैं चाहता हूँ कि ये भरोसे की कहानी आगे बढ़े, कि और लोग भी किसी पर भरोसा करें, कि और जिंदगियां बदलें, क्योंकि इस दुनिया में बदलाव पैसे से नहीं, भरोसे से आता है। माताजी ने मुझे ये सबक सिखाया और अब मैं इस सबक को दुनिया के साथ बांट रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरी कहानी सुनकर आप भी किसी पर भरोसा करेंगे, किसी की मदद करेंगे और इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाएंगे, क्योंकि बदलाव हम सब से शुरू होता है, एक एक इंसान के छोटे छोटे कदमों से। और मेरा छोटा कदम ये है कि मैं अपनी कहानी बांट रहा हूँ, ताकि और लोग भी प्रेरित हों, ताकि और जिंदगियां बदलें और ताकि ये भरोसे की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।